हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो आज हम एसएससी पेज 13 का पेपर एनालिसिस करेंगे, शिफ्ट 1 का। ठीक, तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला? तो उनको किस पुस्तक पर मिला? वो मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, तो और इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा, अरुंधति राय ने अपनी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए सन 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जुड़वा भाइयों के बचपन के अनुभवों के विषय में एक कहानी है जिनके जीवन लब लाज द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तो जो बताती है कि किससे प्यार किया जाए और कैसे और कितना। यह पुस्तक बताती है कि छोटी छोटी चीज़ें लोगों के व्यवहार और उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ठीक, तो अरुंधति राय कौन है, इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। वह एक भारतीय लेखिका और निबंधकार हैं। वह मानव अधिकारों और पर्यावरण कारणों में शामिल एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। ठीक, और राय ने नर्मदा बांध परियोजना के खिलाफ कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ प्रचार किया। वह मानती हैं कि बांध से कम मुआवजे वाले आधा मिलियन लोग विस्थापित होंगे और अनुमानित सिंचाई, पेयजल और अन्य लाभ प्रदान नहीं करेंगे। ठीक, और उनके बारे में देखते हैं। लिखा है कि उन्हें 2004 में सिडनी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कुछ पुस्तकें हैं। एक है द अल्ब्रेजा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, 2002 में प्रकाशित हुई, और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में प्रकाशित हुई है। ठीक, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर लिखा, ये एक प्रश्न आया, ग्रेट निकोबार द्वीप में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी निवास करती है? निकोबारी और सोमपेन। ठीक ना, तो और इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ग्रेट निकोबार द्वीप में दो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, निकोबारी और सोमपेन। ठीक ना, निकोबारी जनजाति द्वीप के अधिकांश हिस्सों में रहती है, जबकि सोमपेन जनजाति जो एक अर्ध घुमंतू जनजाति है क्या है, और वह मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक, सोमपेन जनजाति में रहती है और शिकार एक आदिम और अत्यंत दुर्लभ जनजाति है जो जंगलों मछली पकड़ने तथा जंगली फलों पर निर्भर रहती है। ठीक, फिर लिखा है, निकोबारी जनजाति अपेक्षाकृत अधिक विकसित और तटीय इलाकों में ये नारियल, सुपारी की खेती और मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। ठीक, यह उसके बारे में। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर का। लिखा, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMGDY किससे संबंधित है? यहाँ से एक प्रश्न आया। ठीक, और इसका जो सही उत्तर है वो वित्तीय समावेशन से। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है, सरकार ने, इसके बारे में समझते हैं। सरकार ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन NFFI अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना PMGDY की शुरुआत की। यह प्रत्येक असंबद्ध परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है जो बिना बैंक वाले लोगों को बैंकिंग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, असुरक्षित को सुरक्षित करता है और गैर वित्त पोषित को वित्त पोषित करता है और असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवा करता है। PMGDY योजना के तहत व्यक्ति को दी जाने वाली कुछ वित्तीय सेवाएं पेंशन, बीमा और बैंकिंग हैं। गरीब रेखा से नीचे कार्ड धारक के लिए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए। PMGDY के तहत व्यक्ति द्वारा शुभ शेष खाता खोला जा सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति चेक सुविधा का उपयोग करना चाहता है तो न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा अनिवार्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखते 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न क्या है? लिखा है कि अगर एक बच्चा पार्क में रो रहा है तो आप क्या करेंगे? ये SRT जैसा प्रश्न है। ठीक ना, तो क्या उससे पूछोगे क्या हुआ? तो क्या, अगर एक बच्चा पार्क में रो रहा है तो हमें समझदारी और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। सही कदम इस प्रकार होंगे, शांत रहें,
घबराएं नहीं और बच्चे के पास जाएं। बच्चे को सांत्वना दें और प्यार से पूछें कि क्या हुआ और क्यों रो रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करें, देखें कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी या कोई खतरा तो नहीं है। माता पिता परिजन खोजें, आसपास देखें और आवाज़ लगाएं कि बच्चा किसका है। ठीक। और अगर परिजन ना मिले तो नज़दीकी गार्ड, पार्क प्रशासन या पुलिस को तुरंत जानकारी दें। बच्चे को अकेला न छोड़ें जब तक कि परिजन या जिम्मेदार व्यक्ति ना आ जाए। बच्चे के साथ रहें। तो ऐसा आपको करना है। ठीक। अगला प्रश्न 5 नंबर का दिया है, भारत में यात्रियों की संख्या के हिसाब से सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है वो हावड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, हावड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक, जिसे 1854 में खोला गया। ठीक, अब आगे क्या है। तो हावड़ा स्टेशन के 23 प्लेटफार्म है, जिनमें से 1 से 15 पुराने परिसर में स्थित है, जिन्हें बेहतर रूप से टर्मिनल 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक, और जबकि अन्य नए परिसर अर्थात टर्मिनल 2 में से स्थित है। प्रत्येक दिन लगभग 617 यात्री ट्रेनें स्टेशन से गुजरती हैं, जो 1 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा करती हैं। किसी भारतीय रेलवे स्टेशन की उच्चतम ट्रेन संचालन क्षमता। भारत में यात्रियों की संख्या के हिसाब से सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में है स्थित है और प्रतिदिन 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों को संभालता है। ठीक, और अगले लिखा, हावड़ा जंक्शन न केवल भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन है, बल्कि यह देश का समृद्ध रेलवे विरासत का प्रतीक भी है। ठीक, और लिखा है कि यह रेलवे स्टेशन 23 प्लेटफार्म और 26 पटरियों के साथ प्रतिदिन 600 से अधिक ट्रेनों का संचालन करता है, जिनमें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें, उपनगरीय EMU ट्रेनें और मालगाड़ियाँ शामिल हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, लिखा है गीतांजलि। क्या लिखा है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक ना। अब हम गीतांजलि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा, गीतांजलि एक बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। टैगोर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, मुख्य रूप से उनके अंग्रेजी अनुवाद गाने की पेशकश के लिए। यह यूनेस्को के प्रतिनिधि कार्य के संग्रह का हिस्सा है। 14 अगस्त 1910 को 156 में से 156 कविताओं का मूल बंगाली में संग्रह में प्रकाशित हुआ। ठीक, अब लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रसंगित आधुनिकतावाद के साथ उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को भी बदल दिया। वह गीतांजलि की गहन रूप से संवेदनशील, ताज़ा और प्यारी कविता के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें एक साथी के रूप में चुना। अगला क्या लिखा है कि टैगोर बंगाल ऑफ बार्ड करार दिया गया था और मोनिकर, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा कवि ने उनका साथ दिया। अगला प्रश्न है ब्रिक्स का। ये ब्रिक्स का हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। लिखा, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सी मुद्रा इस्तेमाल की जाती है। ठीक ना, तो अभी क्या आंसर इसका, अभी जुलाई 2025 तक ब्रिक्स देशों की कोई अलग संयुक्त मुद्रा नहीं है। ठीक, अभी जुलाई 2025 तक देशों की कोई अलग मुद्रा नहीं है। फिर लिखा, ब्रिक्स के कौन कौन देश हैं, वो हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और हाल ही में शामिल कुछ नए देश हैं अपने अपने राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे रूस की क्या है, रूबल है, इंडिया की रुपया है, चीन की युआन है। ठीक, तो ऐसे ब्राज़ील की रियाल है और साउथ अफ्रीका की रैंड है। ठीक, तो इस्तेमाल करते वो अपना ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हालांकि ब्रिक्स देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए
आपसी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ावा देने और भविष्य में एक कॉमन करेंसी संयुक्त मुद्रा बनाने की चर्चा की है, लेकिन वे मुद्रा अभी लागू नहीं हुई है। लेकिन मुद्रा अभी भी लागू है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, वो लिखा है 8 नंबर का है, दक्कन के पठार में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक, तो आपको बताना दक्कन के पठार में मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं, बेसाल्ट पत्थर। ठीक ना, तो इसके बारे में आप देखते हैं कि यह सच है कि दक्कन के पठार में मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं एवं भूवैज्ञानिक वेबसाइट के अनुसार दक्कन के पठार चट्टानों से बना और विशेष रूप से बेसाल्ट जो ज्वालामुखी गतिविधि से बनते हैं, ठीक से बनते हैं, और दक्कन ट्रैप जो इस क्षेत्र में बेसाल्टिक लावा प्रवाह की मोटी परतें हैं, इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र कभी भी बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल था। दक्कन का पठार का प्रमुख भूवैज्ञानिक जो मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टाने से बना है। ये बेसाल्ट चट्टानें क्रेटेशियस काल के दौरान हुए व्यापक ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है। दक्कन ट्रैप जो दक्कन के पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो लावा की मोटी परतों से बना है। ठीक ना, इसीलिए यह कहना सही है कि दक्कन के पठार में मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, लिखा मथुरा कला शैली से है। लिखा मथुरा कला शैली कुषाण वंश में विकसित एक भारतीय कला शैली है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं और 3 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन के कलात्मक प्रतिनिधित्व के लिए जानी जाती है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा देख लें मथुरा कला शैली। तो इसका विकास कैसे हुआ? वह शैली कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में फली फूली, विशेष रूप से पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच। ठीक, और प्रमुखता क्या है इसकी? तो मथुरा कला शैली गंधार कला शैली के साथ कुषाण काल की 2 प्रमुख कला शैलियों में से एक थी। क्षेत्रीयता देख लेते हैं। तो मथुरा कला शैली का विकास मथुरा शहर और उसके आसपास क्षेत्र में हुआ। 3 धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। कौन कौन थे वो? बौद्ध, हिंदू और जैन। ठीक ना, मथुरा कला शैली बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के देवी देवताओं और विषयों को दर्शाया गया है, जो इसे एक बहुमुखी शैली बनाता है। ठीक, अगला प्रश्न 10 नंबर का। ये प्रश्न इस तरह का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया था? तो किसमें किया? अनुच्छेद 79 में। ठीक, 79 में। तो लिखा है संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया, और अनुच्छेद 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों में क्रमशः राज्य की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान का भाग 5वां के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 80 में क्या दिया है, आगे इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यों की परिषद की संरचना है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का है। और 82 में क्या है? 82 में दिया है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 11 नंबर का दिया है, पुंग चोलोम नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? वो मणिपुर में। ठीक ना, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लिखा पुंग चोलोम एक पारंपरिक मणिपुर नृत्य शैली है जो धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक, और इसके बारे में और देख लेते हैं। लिखा इससे पुंग नामक ड्रम का उपयोग शामिल है और आम तौर पर गाने और अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के साथ होता है। वह नृत्य शैली अपनी लयबद्ध ताल और नृतकों को और संगीतकारों के बीच। ठीक, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर का दिया है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक ना, कौन है? ओम बिरला। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला का राजस्थान के कोटा से बीजेपी के सांसद हैं। विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और प्रधानमंत्री मोदी ने कोटा बूंदी के सांसद को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव को पारित किया, क्योंकि अध्यक्ष को ध्वनि मत से चुना जाता है। और अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के समर्थन में कुल 13 प्रस्ताव आए। बिरला को प्रो टेम्पल स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने स्पीकर घोषित किया। ठीक,
अगला प्रश्न है 13 नंबर का, अमृत योजना किससे संबंधित है? ठीक, तो अमूर्त। तो अमृत योजना के लिए अटल नवीनीकरण और शहरीकरण परिवर्तन मिशन, अटल मिशन फॉर। अब देखो, अमृत योजना जिसे अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के नाम से जाना जाता है भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई शहरी विकास योजना एक मुख्य उद्देश्य 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी सुविधाएं प्रदान करके शहरी पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। तो योजना के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। ठीक, बुनियादी सुविधाओं के विकास। 14 नंबर है, लिखा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से संबंधित देख ले, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, इसके बारे में देख लें। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका संचालन वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स विभाग करता है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का समन्वय, सड़क, रेल जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डा, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स की योजनाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और लागत कम करना। यह योजना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के 2021 में शुरू की गई थी। ठीक, इसका संचालन वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय में लॉजिस्टिक विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 15 नंबर का, लिखा मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी क्या है? तो वो है मुख्यमंत्री। ठीक ना, मुख्यमंत्री राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं और क्या करते हैं वो, लेकिन यह मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य नहीं है और राष्ट्रीय विकास का परिषद एक वैधानिक निकाय है। ठीक, अगला प्रश्न है 16 नंबर का, लिखा झरोख से आप क्या तात्पर्य है? झरोखा से तो छोटी खिड़की या मौका जिसे हवा और रोशनी आदि के लिए बनाते हैं उसे झरोखा कहते हैं। ठीक ना, झरोखा का अर्थ होता है दीवारों में बनी एक छोटी खिड़की या कवाट जो आमतौर पर हवा रोशनी के लिए होती है। यह एक वास्तुशिल्प तत्व है जो भारतीय वास्तुकला, खासकर मुगल और राजपूत वास्तुकला में पाया जाता है। खिड़की कवाचे, झरोख एक छोटी खिड़की छेद जो दीवार से बना होता है और जिसका उपयोग प्रकाश और हवा के लिए किया जाता है। ठीक, अब लिखा 17 नंबर में प्रश्न है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण कौन सा है? लिखा ना, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो क्या है देख लेते हैं। वो है सकल घरेलू उत्पाद से GDP और बेरोजगारी दर, मुद्रा स्फूर्ति, आर्थिक विकास सभी हैं। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा देख लिए। लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलुओं का अध्ययन जैसे कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, मुद्रा स्फूर्ति और आर्थिक विकास। इसके विपरीत माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत उपभोक्ता और व्यवसायों, उद्योगों के व्यवहार का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ प्रमुख उदाहरण शामिल हैं, सकल घरेलू उत्पाद जैसे GDP, किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर लिखा है किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य बेरोजगारी दर कहलाता है। और जो है किसी देश की श्रम शक्ति का वह हिस्सा जो बेरोजगार है उसे मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर समान वृद्धि की दर। ठीक, मतलब जो किसी श्रम की शक्ति का बेरोजगार उसे बेरोजगारी दर कहते हैं, जो वस्तु और सेवाओं की कीमतों समान वृद्धि की दर उसे मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 18 नंबर का, लिखा भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? तो वो 1951 ईस्वी में किया गया। लिखा भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया। तो ओलंपिक खेलों की तरह वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक, और एशियाई खेलों का पहला संस्करण नई दिल्ली 8 से 11 मार्च 1951 में आयोजित किया गया था। 1954 में से वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। जापान
24 स्वर्ण और 21 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है। ठीक, अब अगला प्रश्न 19 नंबर का लिखा, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? तो शुरू की गई 25 जून 2015 को। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक, अब ये इसको काट देना, ये दूसरे का। ठीक ना, ये जो है ये वाला दूसरे। अब यहाँ पर आगे आता है कि जब राष्ट्र अपनी आज़ादी 75 साल पूरा कर रहा है तो पक्के मकान सहित WSLRG और इन श्रेणियों के बीच शहरी आवास को कमी संबोधित करता है। ठीक ना, तो आज शायद इतना ही है, तो इतने ही प्रश्न मिले। तो आज के लिए बस इतना। फिर अगली शिफ्ट का हम फिर अभी घंटे 2 घंटे में शायद भी आएगी। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद दोस्तों।